नमस्कार प्यारे बच्चों, विज्ञान क्लासेस के आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आदित्य पंडित, द फिजिक्स फैकल्टी ऑफ विज्ञान क्लासेस। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, हमारी उसी सीरीज को जो मैं सूत्रों के लेके आया हूं, उसका ये भाग नंबर 3 है। 2 चैप्टर, एक वीडियो और कंप्लीट खेल खलास। तो विद्युत धारा आज का टॉपिक है। जो चैप्टर है उसके जितने भी सूत्र बनते हैं वो सारे सूत्र में लेके आया हूं, और आप बस थोड़ा सा समय निकाल के अपना पूर्णतः ध्यान केंद्रित कर लीजिए। तो आइए कक्षा को करते हैं शुरुआत। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब देखिए भाई, यहाँ पर विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा होती है कि आवेशों के प्रवाह की दर I बराबर होता है आवेशों के प्रवाह की दर, या इसे अगर अल्प आवेश के और अल्प समय अंतराल में यदि अल्प आवेश गुजर जाता है तो वह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाती है। अब यहां से देखिए, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बटा समय, I बराबर Q/T। और अगर इंस्टेंटेनियस यानी कि किसी एक पर्टिकुलर क्षण के ऊपर आपको पूछा जाए तो वहां पर आ जाएगा आपका कुल आवेश बटा समय अंतराल का फॉर्मूला, आपको वहां पर इस्तेमाल करना रहता है। अब देखिए भाई, ओम का नियम क्या कहता है। देखो, ओम का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, कक्षा 12 में भी पढ़ा है। ये तो बस रिवीजन चल रहा है, और वैसे इसका सेपरेट वीडियो मैंने और पढ़ा रखा है चैनल के ऊपर। देखिए, ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है यदि उसकी भौतिक अवस्थाओं को नियत मान के रखा जाए। भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आर्द्रता या अन्य भौतिक राशियां जिन्हें मैं नियत रखूं, तो उस कंडीशन के अंदर विद्युत धारा उनके सिरों पर, चालक के सिरों के ऊपर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। लेकिन यहाँ पर भी एक गेम खेल जाता है ओम का नियम की, क्या कि यहाँ पे R बराबर होता है V/I, लेकिन R ना तो V पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना, ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है ना ही करंट फ्लो पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस इज अ डिफरेंट क्वांटिटी विच इज डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ बाइसेक्शन एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब आगे देखिए, एक फॉर्मूला आपको मिल रहा है विशिष्ट प्रतिरोध। देखो, जो प्रतिरोध होता है इट कैन बी चेंज, ये चेंज हो सकता है। बिल्कुल, आप अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे या लंबाई में परिवर्तन करोगे तो प्रतिरोध में परिवर्तन अवश्य आएगा। किंतु यदि विशिष्ट प्रतिरोध की बात की जाए, यह भी सेम वैसे ही है। ये उस चालक का गुण है। जैसे मान लिया मैंने कॉपर ले लिया, तो कॉपर का एक फिक्स होता है कि भैया इतना इसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा, यानी कि वह जन्मजात ही होता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। समझ पा रहे हो आप मेरे कहने का तात्पर्य। तो यहां से देखिए, रो बराबर होता है R गुणा A/L, या फिर इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके यदि मैं लिखूं तो वो ये हो जाएगा कि R बराबर रो L/A, यानी कि जो R है वो लंबाई पे भी निर्भर कर रहा है। यदि लंबाई को आप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध में वृद्धि होगी। और अगर क्षेत्रफल के यह क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी R क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, और अगर क्षेत्रफल घटाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। दैट कंडीशन, ओके। अब यहां से देखिए, इसके धातु प्राचलों के अंदर इसका विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला है, जहां पे m बटा n² टाउ। टाउ होता है भाई विश्रांति काल। देखो, मैं इस टाउ को मैं डिफाइन कर देता हूं। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लो कि मेरे पास एक चालक है। क्या है, मेरे पास एक चालक है, ये रहा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, इसके टक्कर मारेगा, ठीक है। अब जैसे इसके टक्कर मारेगा, टक्कर मारने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन इस आगे वाले के कितने समय में टक्कर मारेगा, वही क्या कहलाता है, आपका विश्रांति काल कहलाता है। क्या कहलाता है, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। स्पेलिंग थोड़ी ऐसे वैसे हो गई, लेकिन उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। यानी कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य का समय
विश्रांति काल कहलाता है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी बेचारी जाके एक पेड़ से टकरा गई, बूम, ओके, फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद ही, आफ्टर 5 मिनट, यह किसी दूसरे पेड़ से जाके टकरा गई। तो ये जो 5 मिनट तो आराम से चली है गाड़ी, आराम से मतलब विश्राम के रूप में चली, यानी कि यही क्या कहलाता है आपका विश्रांति काल कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्रांति काल। इसे टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का तात्पर्य क्या है इसके अंदर। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। एक बार इसको मिटा देते हैं ताकि अपने वक्त में काम आ जाएगा ना ये, इसलिए। अब देखिए यहां पर अपवहन वेग। अब देखो अपवहन वेग क्या होता है। देखिए हर एक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का एक विशिष्ट वेग होता है। क्या होता है? एक विशिष्ट वेग होता है जो कि तितर बितर रूप से इधर उधर फैले हुए रहते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये मेरे पास कोई एक चालक है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आराम से भरे पड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, खूब है इलेक्ट्रॉन, कमी नहीं है दुनिया भर के। लेकिन इनकी जो गतियां है वो एक निश्चित दिशा में न रह के इधर उधर यानी तितर बितर हो रखी है, जो कि आपस में यदि इसका एवरेज वेलोसिटी निकाली जाए तो वो शून्य प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब इस चालक को मैं बाहरी विद्युत क्षेत्र से यदि कनेक्ट कर देता हूं, तो जैसे ही मैं इसको बाहरी विद्युत क्षेत्र से कनेक्ट करूंगा, करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो होने लग जाएगा। तो यानी कि सॉरी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होने लग जाएगा। तो करंट जब ऐसे बहेगा तो इन सभी की डायरेक्शन जो है वो अब कहाँ हो जाएगी? एकदम जैसे कोई फौज में भर्ती हो गए हो ना, वैसे इन सभी के अंदर एक अनुशासन आ जाएगा। ये सारे के सारे ही एक सीधी लाइन में उपस्थित हो जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे, लाइन हाजिर हो जाएंगे। देखिए ऐसे, ये इस प्रकार से एक ही दिशा में गति करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली जो गति है, ये वाली गति अत्यंत कम होती है। यदि इसका औसत निकाला जाए तो ये 10⁻⁴ होती है। यही आपका क्या कहलाता है? अपवहन वेग कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। चलिए भाई आगे देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ई स्मॉल ई कैपिटल ई। तो है ये जो स्मॉल ई है ना भाई, ये है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये कैपिटल ई है विद्युत क्षेत्र। टाउ हो गया विश्रांति काल, एम हो गया इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान। अब इसका थोड़ा सा इसको यदि मैं देखूं, इस ई का हमने कल ही पढ़ा, ई बराबर क्या होता है? माइनस का dv अपॉन dx। या इसको अब अगर ये तो हो गया अल्प के लिए, अगर पूर्ण के लिए यदि इसका समाकलन वगैरह कर के यदि मैं एक वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगी v अपॉन एल, ये आ जाएगी मेरे पास एक वैल्यू। तो इस e की जगह इस ई की जगह मैंने v अपॉन एल लिख दिया, तो मेरे पास एक कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई। और अब यहां से एक फॉर्मूला और मुझे मिल गया, यहां से मुझे एक फॉर्मूला और मिल गया। और अब यदि इस आर की बात करूं मैं, इस धातु प्रचाल के लिए ml बटा एन स्क्वायर टाउ है, रट लेना भाई। जहां पे ये जो टाउ है, ये देखो ये वाला, ये एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, ये आपका क्या होता है? रो होता है। शेष आपका एल अपॉन ए, ऐसा कैसा ही। और ये देखिए जब इसकी आप तुलना करोगे तो रो का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा? एम बटा एन स्क्वायर टाउ। क्लियर? अब देखिए धारा घनत्व, देखो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित करंट धारा घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और इसका भी मात्रक यदि आप देखो तो कूलॉम प्रति सेकंड होता है। और यह एक सदिश राशि होती है। दिस इज ओके थिंग। ओके, देखो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अगर अदिश ही नहीं, अगर यूं कहा जाए, यह एकमात्र ऐसी राशि है जिसके पास दिशा होने के बावजूद भी यह एक अदिश राशि होती है। क्यों होती है? क्यों? आपको जैसे मान लो कि एग्जामिनर वाइवा के अंदर पूछ ले कि मेरे को एक कारण बताइए कि
विद्युत धारा हम सभी जानते हैं कि भाई जो सदिश राशियां होती है उनके पास दिशाएं होती है, परिमाण भी होता है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही कहा है। अब वो आपको उलझा देगा, आपको ये बोल सकता है कि फिर ऐसी राशि बताइए जिसके पास दिशा भी है, जिसके पास परिमाण भी है, लेकिन वह एक सदिश राशि ना होकर एक अदिश राशि होती है। तब आपका आंसर होना चाहिए विद्युत धारा। क्योंकि देखो मैं इसका वापस से आपको बता देता हूं, वैसे मैं हर एक लेक्चर में इसको बताता हूं। मैं भी देखिए, मान लो कि ये 5 एम्पियर करंट यहाँ से या 6 एम्पियर करंट यहाँ पे है, तो इधर जो करंट जाएगा वो कितने एम्पियर का जाएगा, वो जाएगा 11 एम्पियर का। और अगर यही इसी तार को मैं अगर ऐसे कर दूं, ये 5 एम्पियर, ये 6 एम्पियर, तब भी ये 11 एम्पियर ही जाएगा। बिल्कुल सर, डायरेक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। फिर कहां दिक्कत आ गई, दिक्कत आ गई है कि यह सदिश योगफल के नियमों का पालन नहीं करता है। सदिश योगफल के नियमों का पालन नहीं करता है, यानी कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो दैट। ओके, अब आगे देखिए। अब ये राजस्थान बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए भी है कि विद्युत धारा और अपवहन वेग के अंदर संबंध क्या होता है। तो आई बराबर एन ई ए वी डी, या मैं इसको ऐसे याद और रखता हूं, आई बराबर वीना, जहां पे वी डी कर देता हूं, फिर मैं वीना, वीना वी आई वीना, मैं वीना हूं। यानी कि वी तो वी डी तो हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई हो गया आपका जो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, एन हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ए हो गया क्षेत्रफल, उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो हो गया। तो यहां से एक आई का रिलेशन मुझे मिलता है, एक छोटी सी डेरिवेशन के पश्चात। अब इसके आगे चलते हैं भाई। आगे देखो, जे, ये जे है और वी के मध्य संबंध, यहां से धारा घनत्व और अपवहन वेग के मध्य भी मुझे एक और संबंध प्राप्त होता है। यानी कि जे बराबर, ध्यान रखना भैया, ये जो जे है इसके ऊपर वेक्टर आएगा क्योंकि यह एक सदिश राशि होती है। एन ई वी डी, ओके। गतिशीलता क्या होती है, देखिए एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग या इलेक्ट्रॉनों का वेग ही क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। कि किसी विद्युत फील्ड के अंदर, किसी विद्युत फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस गति से मूव कर रहे हैं, दैट इज ए गतिशीलता। ओके, अब यहां से दे मोबिलिटी कहते हैं इसको। तो वीडी अपॉन ई हो गया। अब यहां से यदि मुझे वीडी निकालना है तो ये इधर चला गया, तो यहां से वीडी अपॉन म्यू ई। अब हम जानते हैं कि यहां से वीडी का यदि फॉर्मूला रखूं, वीडी वाला फॉर्मूला अभी आया था मेरे पास, कहां गया, ई और आगे है आपके पास क्या है, म्यू ई। तो ई से ई कट गया तो आपके पास म्यू का मान क्या हो गया, ई टाउ अपॉन एम। ये रहा भाई एक छोटा सा प्यारा सा मध्य सा सूत्र हमारे पास। अब यहां से देखिए, विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/ρ, यानी कि यह विशिष्ट प्रतिरोध का ही व्युत्क्रम क्या होता है। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपको मैं नहीं बता पाया, इसका होता है ओम इंटू मीटर, और इसका प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, तो यहां से देखिए 1/, तो यहां पे हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, किसका, विशिष्ट चालकता का। अब इसी का अपोजिट कर दो यार, जो जितने भी आपके रो के फॉर्मूलाज है उन सभी को आप अपोजिट कर दो। और हाँ, यहाँ पे एक सूत्र आपको मिल रहा है, जे बराबर सिग्मा ई। आपको ये भी कहा जा सकता है कि ओम के नियम का सदिश निरूपण, ये वेक्टर फॉर्म है भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान रखना भाई प्यारे बच्चों, ये ओम के नियम का सदिश निरूपण आ जाए आपके, तो आप या तो आपको ये कह देगा कि विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, या आपको ये भी कह देगा कि ओम के नियम का सदिश निरूपण कर दीजिए।
अब आगे आता है भाई तापन निर्भरता, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। आपने अगर कक्षा के अंदर बड़े तरीके से पढ़ा होगा इसे, जहां पे आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस एल्फा टी, जहां पे एल्फा टी क्या है, ताप में परिवर्तन, ताप परिवर्तन, ठीक है, डेल्टा टी है। जहां पे अल्फा का मान हो जाएगा आर टी माइनस आर नोट हो गया इसका इनिशियल तापमान, और जब आपने इसके अंदर करंट फ्लो किया तो इसके अंदर जो तापमान अब आपको मिलेगा, जो आपका रेजिस्टेंस जब आपने बढ़ाया तो इसका जो तापमान है, तो इस प्रकार से इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल भी टॉपिक है ये, और एक न्यूमेरिकल भी टॉपिक है ये। ओके, तो यहाँ पे प्रतिरोध ताप गुणांक का फॉर्मूला ये होता है आर टी माइनस आर नोट बटा आर नोट इंटू टी। अब आगे देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। देखो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। ये अगर बात की जाए, अगर इस प्रकार से यदि हो रहा है R1 R2, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और अगर आपको ऐसा कभी मिल जाए तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, आपका समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब इसके आगे देखिए वैद्युत शक्ति की बात करते हैं। देखो तीन चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी कक्षा 11 के अध्याय नंबर 6 के अंदर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। देखो कार्य क्या होता है, कार्य होता है, मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूं। देखो वर्क होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। एनर्जी होती है कार्य करने की क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ वर्क डन, आप कितना क्या आप कर सकते हो वो कार्य, बिल्कुल, यस आई कैन, यदि जहां पे कैन का इस्तेमाल हो जाए वो ई होता है, एनर्जी होता है। यस मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं इस 50 किलो के व्यक्ति को उठा के फेंक सकता हूं। अब बात आती है कि कितनी जल्दी तू फेंक सकता है, कि आप कितनी जल्दी से उठा के सेकंडों के अंदर फेंक सकते हो, या फिर समय लगाओगे, जाओगे उठाओगे, उठाने में समय व्यतीत करोगे, नहीं उठ पाएगा तो ज्यादा बल लगाओगे, तो वहां पर समय आपका व्यतीत हो रहा है। तो मतलब कितनी क्षण, कितने कम समय में आप उसको उठा के फेंक रहे हो, यानी कि कितनी फास्ट आप काम कर रहे हो, दैट इज अ पावर। तो पावर क्या होती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, पावर होती है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला निकल के आता है छोटी सी डेरिवेशन के बाद, कि P बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आता है सेल का विद्युत वाहक बल। देखो विद्युत वाहक बल क्या होता है, आप मार्केट में गए, आपने एक घड़ी वाला जो सेल आता है, या रिमोट में जो सेल डालते हैं, या कोई भी सेल आप खरीदते हो, तो उसके ऊपर आपको एक उसकी पावर दी हो, मतलब उसका वोल्टेज लिखा हुआ रहता है, जैसे 1.5 वोल्टेज होता है ना घड़ी वाली सेल का, तो उसके अंदर जो 1.5 लिखा हुआ है ना, दैट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो आपका EMF होता है। लेकिन जैसे ही आप उसे सर्किट से कनेक्ट कर दोगे, जैसे ही आप उसे सर्किट से कनेक्ट कर दोगे, विच इज कोल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, वही अब कहलाता है विभवांतर कहलाता है। क्योंकि कंपनी क्लेम करती है 1.5 वोल्टेज, बट हमें वो इतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध के कारण उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है, उसका वोल्टेज डाउन हो जाता है, करंट डाउन हो जाता है, लगभग वो 1.3 के आसपास हमें वैल्यू अपने जो अपन को जो मिलता है वो 1.3 मिलता है। कंपनी क्लेम करती है कि भैया 1.5 वोल्टेज आपको देगा ये सेल, लेकिन इतना हमें नहीं मिलता, क्योंकि भैया इंटरनल रेजिस्टेंस भी कोई चीज होती है। तो सेल का EMF समझ गए होंगे क्या होता है, कि जब तक आप उसको बाह्य सर्किट से नहीं जोड़ोगे तब तक सेल का विभवांतर ही विद्युत वाहक बल होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको बाह्य परिपथ से जोड़ दोगे तो वही EMF अब क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। बस नाम वही और काम अलग अलग। अब देखिए वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा, अब देखो इसके अंदर एक जूल ने एक नियम भी दिया था, आप ध्यान में रखना, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। भाई अगर कोई व्यक्ति है या कोई चालक है जिसके अंदर करंट बहुत ज्यादा है, यानी कि देखो जो H है, जो हीट है, वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगी, जो हीट है वो प्रतिरोध के समानुपाती होगी, और जो हीट है वो धारा प्रवाह में कितना समय लग रहा है उसमें भी समानुपाती होगी। अब आप मेरी बात सुनो, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मेरे को बताओगे कि एक गीला व्यक्ति को विद्युत झटका लगता है और एक सूखे व्यक्ति को विद्युत झटका लगता है,
तो दोनों ही स्थितियों के अंदर कौन सा ज्यादा हानिकारक है, क्या गीले वाले को ज्यादा नुकसान होगा या फिर सूखे वाले को। लेकिन ध्यान रहे करंट दोनों में 5 सेकंड के लिए बहा है, ध्यान रहे करंट दोनों में 5 सेकंड के लिए बहा है, समान समय के लिए बहा है। तो आप मेरे को बताओगे कि कौन सा ज्यादा झुलसने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है। ठीक है, आगे देखिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है। आगे टर्मिनल वोल्टेज आ गया। टर्मिनल वोल्टेज वही चीज है भाई कि जितने भी आपके पास सेल है उन सभी को जोड़ दो, उनके पोटेंशियल को जोड़ दो तो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलने वाला है। अब देखो जो ईएमएफ होता है ये आपका क्या है, ईएमएफ विच इज क्लेम्ड बाय कंपनी। कंपनी में 5 जैसे मान लिया 1.5 वोल्टेज या 12 वोल्टेज क्लेम करती है, बैटरी को बड़े बड़े अक्षरों में लिख के देती है कि भैया इतने वोल्टेज देगा ये, लेकिन इतना नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि भैया आंतरिक प्रतिरोध और धारा के कारण उसमें कमी आ जाती है। देखो एक बार इसका मैं फॉर्मेशन देता हूं आपको बना के। देखो मैं इसका फॉर्मेशन बनाता हूं। देखो मेरे पास एक सेल है, ये रहा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यार, इसमें भी एक मैकेनिकल काम होता है, मैकेनिकल रिएक्शन होती है। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा इसमें। क्योंकि ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसके पास आदर्श प्रतिरोध हो या सॉरी जो आदर्श चालक हो जिसके पास प्रतिरोध शून्य हो। ऐसा कोई भी अस्तित्व के अंदर ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इधर मूव करेंगे तो भाई साहब ये जो प्रतिरोध है ये क्या कर देगा, इसको स्लो डाउन कर देगा। इसका करंट जो है उसको स्लो डाउन कर देगा। यानी कि कंपनी ने मुझे 1.5 वोल्टेज दिया, मुझे 1.3 वोल्टेज मिला, तो 1.5 माइनस 1.3 वोल्टेज यानी कि 0.2 वोल्टेज। साला ये कहा गया भाई, ये खा गया। कौन खा गया? मेरा आंतरिक प्रतिरोध खा गया। तो यहां से देखो मुझे वोल्टेज इतना मिला, ईएमएफ इतना है, और ये क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध आई आर। तो मुझे यदि V निकालना है अगर, तो ये इस प्रकार से मेरे पास आ रहा है। तो यदि मुझे V निकालना है तो E माइनस का आई आर मुझे मिलेगा। ये हो गया, ये देखो, ठीक है। तो इस आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है कैपिटल आर यानी बाह्य प्रतिरोध ईएमएफ बटा V माइनस 1, जहां पे I का मान क्या हो जाएगा, E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अब आता है किरचॉफ के नियम। देखो किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक ने, एक फिजिसिस्ट ने 2 नियम दिए और दोनों ही नियम बड़े ही महत्वपूर्ण है सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। देखो इसका पहला नियम क्या था, इसका पहला नियम था कि आने वाली धाराएं, किसी भी परिपथ में आने वाली धाराएं तथा जाने वाली धाराओं का कुल बीजगणितीय योग शून्य होगा। आने वाली धाराओं को धनात्मक लेते हैं, जाने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो कि यहाँ पे, अरे यार ये तो सर्किट बनाना है मेरे को, तो देखो ये देखो, तो ये आपका सबसे पहले तो संधितल। संधितल क्या होता है, एक टर्म्स यूज में ले रहा हूं, संधितल। संधितल जंक्शन पॉइंट ये होता है कि 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। नहीं, 2 भी नहीं, 2 से अधिक ही हो। यदि 2 से अधिक जो सर्किट एक जगह पे मिल रहे हैं या 2 से अधिक चालकता 2 से अधिक होने चाहिए। ध्यान रखना मेरी बात, 2 से अधिक हो तभी वह संधितल होता है। अब यहाँ पे देखो ये I1 मान लो भाई, ये I2 मान लो, ये I3 मान लो, ये I4 मान लो, ये I5 मान लो। तो यहां से देखो I1 I2 I3, I1 I2 I3 तो आपका क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराओं, तो I4 प्लस I5। अब आप इन दोनों को इधर लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन बनेगी आपकी। यानी कि आने वाली धाराएं तथा जाने वाली धाराओं का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि संधि तल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रुका है। यानी कि इसका जो पहला नियम है वह आवेश संरक्षण के नियम पे काम करता है। किस पे? आवेश संरक्षण के नियम पे काम करता है। और इसका जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है कि जितना भी आपके पास ईएमएफ है, कुल ईएमएफ का योग भी आपका
शून्य होता है। यानी कि यहां से बात की जाए, यह नियम किसको फॉलो करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। और आपके जो सर्किट है, जितने भी कैसे भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आ जाए, आपके जो किरचॉफ के दोनों नियमों की हेल्प लेके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इनके लिए सॉल्व करने का तरीका भी मैंने फुल लेक्चर्स के अंदर बता रखा है। अब आगे आइए, आगे चलते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी युक्ति होती है जो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में काम में ली जाती है। अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेजिस्टेंस को हम ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से। ठीक है, तो आप इसकी संरचना, इसके सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ना। इसके अंदर जो इसकी भुजाएं हैं, इनकी भुजाओं का, इनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर है। तब यह कंडीशन कौन सी, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो यह कंडीशन क्या कहलाती है? संतुलित अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? संतुलित अवस्था कहलाती है। अब इसी प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु के, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित एक और उपकरण है मीटर सेतु, जो कि आपके प्रैक्टिकलों में भी बहुत पूछा जाता है। तो जो मीटर सेतु होता है, मीटर सेतु भी अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो एस आर, ये क्या बनाए हैं सर? देखो भाई, इस प्रकार से आपका एक मीटर सेतु होता है, जिसके अंदर यहाँ पर तो होती है भैया 3, और ये 1 मीटर का मैग्नी तथा कांस्टेंट का तार होता। मान लो कि यहाँ पे आपको क्या मिल गया? शून्य विक्षेप मिल गया। क्या मिल गया? शून्य विक्षेप मिल गया। कितने पे? 40 सेंटीमीटर पे आपको मिल गया। तो इधर क्या हो गया? 60 सेंटीमीटर। इधर का एक प्रतिरोध आपको मालूम रहता है, इधर का एक आपको दिया हुआ रहता है ज्ञात करने के लिए। तो मान लो कि ये आपका हो गया क्या? अननोन रेजिस्टेंस। ये तो नॉन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस, और ये एल हो गया, ये 100 माइनस एल हो गया। तो इस प्रकार से बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। भौतिक विज्ञान को बस समझने की जरूरत है, बाकी कोई आवश्यकता ही नहीं इसके अंदर ज्यादा माथापड़ी की। इसके बाद में आता है विभव मापी। विभव मापी भी सेम ऐसा ही होता है जैसा मीटर सेतु होता है। बस मीटर सेतु को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार उपयुक्त किया जाता है, जबकि विभव मापी के अंदर 7 से 12 मीटर का जो तार है वो प्रयुक्त किया जाता है। और प्रतिरोधकता के ताप पर निर्भरता, ये भी आपका रोटी बराबर रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज राजस्थान, खमा गणी सगड़ा।